जो विषय है मानसोपचार की कुंजी अपने ही हाथ में। तो आज इसमें अ, वाचन है, वाचन हमारा ही है और राजेश भैया इसमें होंगे, तो उनका जो है सार प्रस्तुतिकरण है। जी जी भैया। जी भैया, ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो वाचन कर लेते हैं एक बार इसका, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। पृष्ठ संख्या ये पुराने वांग्मय में 2.59 है और नए वांग्मय में कृपया बता दें जिनके भैया पास टू नया पॉइंट 2.47 2.47। ठीक है, ठीक डॉक्टर साहब, धन्यवाद। प्रणाम। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। जी प्रणाम। मानवीय सत्ता का ध्रुव केंद्र मस्तिष्क को माना गया है। सामान्यतः मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक मन और दूसरा अंतर्मन। मनोविज्ञान की भाषा में इन्हीं को चेतन और अचेतन कहा जाता है। अचेतन मन वह है जो चेतन मन से शरीर के संपूर्ण क्रियाकलापों का नियंत्रण और संचालन करने का कार्य संपन्न करता रहता है। क्योंकि इसका मूल स्रोत मनुष्य की अंतरात्मा है, इसलिए स्व संकेत या सुझाव एवं आत्म सुधार की प्रक्रिया इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। सुझाव सुझाव शब्द का सीधा संबंध मनुष्य के मनोभावों से होता है, जो उसके आचरण की मर्यादाओं को निर्धारित करते और उपयुक्त मार्गदर्शन की व्यवस्था जुटाते हैं। अन्य मनोभावों को अंतःकरण में उमड़ने वाली इच्छाओं और उमंगों का प्रतिबिंब भी कहा जा सकता है। मनुष्य के विचारों और कार्य पद्धति का निर्धारण इन्हीं के अनुरूप होता है। आत्म सुझाव की प्रेरणा भी यहीं से उभरती है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी एमिले कोव ने आत्म सुझाव ही की स्व संकेत की प्रक्रिया पर गहन अनुसंधान किया है। उनके कथनानुसार सांसारिक एवं बाह्य परिस्थितियां हर क्षण बदलती रहती हैं और तदनुरूप मनुष्य की मनःस्थिति प्रभावित होती है। कई घटनाएं जीवन में आशा और प्रसन्नता की किरणें फैलाती हैं, तो कई अप्रसन्नता, खीज और निराशा की स्थिति उत्पन्न करती देखी गई है। दैनिक जीवन की 90% घटनाओं में मनुष्य अपने मनोभावों को ही प्राथमिकता देता है और अभिरुचियों के अनुरूप अपनी कार्यशैली का निर्धारण करता है। सुझाव और सुधार के निर्देशन भी उसी स्तर के मानने को तैयार होता है। विज्ञापनों में प्रायः जनसाधारण के अंतर्मन को प्रभावित करने की तकनीक अपनाई जाती है। बौद्धिक चेतन एवं चेतन मन स्तर तक सीमित रहने वाली प्रचार प्रसार सामग्री प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती है। अचेतन मन में प्रदर्शित वस्तुओं के प्रति आकर्षण उभरने पर ही व्यक्ति उसे खरीदने के लिए तत्परता दिखाएगा। वस्तु की मांग भी तभी होती है, अन्यथा चेतन मन में तो इच्छाओं की ललक उठती ही रहेगी, लेकिन इच्छाओं की आपूर्ति हेतु साधन और साहस जुटाने की व्यवस्था अंतर्मन ही जुटा पाता है। युद्धकालीन संकटग्रस्त परिस्थितियों में हर राष्ट्र प्रचार प्रसार के माध्यम से नागरिकों की अंतः चेतना को जगाता और विरोधी ताकतों से जूझने के लिए प्रेरणा उभारता है। फलतः उस देश के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। वस्तुतः इसे अंतर्मन की शक्ति का उभार ही कहना चाहिए। शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के संचालन की शक्ति अंतर्मन यानी अवचेतन मस्तिष्क से ही आती है। एक मोटर चालक के लिए सड़क पर मानचित्र उसका बौद्धिक मार्गदर्शक हो सकता है, जिससे वह यात्रा संबंधी कठिनाइयों के समाधान का लाभ उठाता है। मार्ग का सही ज्ञान चालक को है, तो ही चेतन मन का काम करने में सफल हो सकता है। यदि वह दिग्भ्रांत है, तो मार्ग मार्गावरोध खड़ा होता है। इन भ्रमित कर देने वाली
परिस्थितियों में अवचेतन मन ही गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। यह स्वयं संकेतों के सहारे ही पूरा होता है। अवचेतन मन की परत को थोड़ा सा कुरेदा जाए तो पता चलता है कि आत्मविश्वास की जागृति का केंद्र बिंदु वही है। माना कि कोई व्यक्ति धूम्रपान की आदत से ग्रसित है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे अंतर मन की सत प्रेरणाओं के स्रोत को उभारना पड़ेगा। मैं धूम्रपान छोड़ सकता हूँ कि प्रबल धारणा यदि उस क्षेत्र में समाविष्ट हो जाए तो कुछ ही दिनों में उस दुर्व्यसन से आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है। द पावर ऑफ ऑटो सजेशन नामक अपनी कृति में प्रख्यात मनोविज्ञानी पीटर फ्लेचर ने अपने प्रयोग परीक्षणों के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए बताया है कि अंतर्मन की गहरी परतों में जब इस तरह का दृढ़ निश्चय जमने लगे तो समझना चाहिए कि दुर्व्यसनों की लत का परित्याग कर सकना संभव है। फ्लेचर का कहना है कि आत्मसम्मान की जिज्ञासा सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है, जो उसकी मूल सत्ता का आभास कराती है, लेकिन स्मृतियों के धुंधलेपन के कारण वह उसे भूल बैठता है और तरह तरह के दुर्व्यसनों का शिकार होता चला जाता है। इस तथ्य का रहस्योद्घाटन उनने अपने मित्र के उदाहरण के माध्यम से किया है। उनका वह मित्र एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था, जो अपनी धूम्रपान की आदत से परेशान था। प्रयत्न करने के बाद भी लत छूट रही थी। संयोगवश उन्हें उसे अस्पताल का अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। अस्पताल की नियमावली के अनुसार कार्य के समय धूम्रपान वर्जित होता है। यद्यपि अधीक्षक महोदय को अपने धूम्रपान के इस दुर्व्यसन का परित्याग करने में काफी कष्ट का अनुभव हुआ, फिर भी आत्मसम्मान की अभिलाषा ने उनकी ये लत छुड़ाकर ही रखी। नेतृत्व की क्षमता पर आंच न आने देने के लिए उनने इस तरह का दृढ़ निश्चय अपने अंतर मन में जगाया। इस प्रकार की स्व शिक्षण की स्व सुझाव की प्रक्रिया ने 1 सप्ताह के भीतर ही उनको दुष्प्रवृत्ति छोड़ने और नई प्रेरणा ग्रहण करने को विवश कर दिया। शरीर और मन का अन्योन्याश्रित संबंध है। मानसिक संवेगों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जम्हाई मन को अनुभव होती है, किंतु इसका प्रभाव मानवी काया पर पड़ता है। रक्त शिराओं में जलन जैसी अनुभूति होने लगती है। कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में उल्टी मिचली का शिकार बनते हैं। बेहोशी और मूर्छा आने पर हृदय, फेफड़े, पाचन संस्थान और ग्रंथियों के स्राव में व्यतिरेक उत्पन्न होते देखा गया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षणों से यह तथ्य उभर कर आया है कि शरीर के किसी भी भीतर अंग अवयव पर यदि ध्यान केंद्रित किया जाए तो उनकी क्रियाशीलता स्वतः अवरुद्ध होने लगती है। हृदय की गति पर यदि निरंतर चिंतन करते रहा जाए तो उसकी धड़कनों में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है। चिंतातुर व्यक्ति को नर्वस डिस्पेसिया यानी अपच की शिकायत प्रायः बनी ही रहती है। मस्तिष्क के चेतन प्रवाह अचेतन मन की गरिमा पर जब विचार किया जाता है तो प्रतीत होता है कि जीवन का अस्तित्व स्वरूप और भविष्य भी उसी केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। स्व संकेत आत्म सुधार एवं आत्म सुझाव एवं आत्म सुधार की क्षमताओं का प्रयोग इसी क्षेत्र में बन पड़ता है। विचार प्रभाव में क्रमबद्धता का उपक्रम बैठाकर इस पर नियंत्रण साधा जा सकता है। कुछ विचार तो स्वभावगत होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से चले जाते हैं, और कुछ वंशानुगत। स्व संकेत एवं स्व सम्मोहन प्रक्रिया को अपनाकर चिंतन की विकृति को आसानी से दूर करके सद्विचारों का बीजारोपण कर सकना संभव। कल्पनाओं की शक्ति संकेत प्रक्रिया पर ही निर्भर करती है। शर्मीलापन, दब्बूपन, संकोची तथा शीघ्र उत्तेजित हो उठने का
मानसिक रोग कल्पनाओं में ही घुला रहता है। आत्म सुझाव से, स्व संकेतों से चिरकालीन कुसंस्कारों का क्षय होता ही है। साथ ही दोषपूर्ण चिंतन पद्धति में भी सुधार दिखाई देने लगता है। अवचेतन अर्थात अंतर्मन की क्षमता को विकसित किया जा सके तो समस्त बुराइयों, दुष्प्रवृत्तियों पर सरलतापूर्वक विजय पाई जा सकती है। प्रगति के प्रतिभा प्रतिभा उन्नयन के नवीन द्वार खुल सकते हैं। जी धन्यवाद। जी भैया। जी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। सर्वप्रथम आज सार संक्षेपण का अवसर देने के लिए अमन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमता तो नहीं है वैसी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो भी पहलू गुरुदेव ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है उसे हम सब मिलकर एक बार आत्मसात करें। तो सबसे पहले इसका जो शीर्षक है जिसमें यह कहा गया है कि मानसोपचार की कुंजी अपने ही हाथ में, तो एक तरह का ये उपचार जो मतलब मन के ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर गुरुदेव ने कही है। और ये पूरा जो प्रकरण हम लोगों ने अभी पढ़ा उसमें बहुत से विभिन्न पहलुओं, मानवीय और मानसिक, चेतनात्मक आदि परतों को छूने का प्रयास गुरुदेव ने किया है। तो सबसे पहले गुरुदेव ये कहते हैं कि मानवीय सत्ता का ध्रुव केंद्र जो है वो मस्तिष्क है, और जितने भी विचार, कुविचार, सुविचार, ये जो भी हमारे मन में आ रहे हैं, जिनसे हम प्रेरित होकर अपनी क्रियाएं करते हैं, इसका जो केंद्र है वो मस्तिष्क है। सारी समस्या की जड़ भी वहीं पर है और सारे समाधान भी वहीं पर है। तो ये दोनों, समस्या और समाधान, ये सब अपने ही हाथ में है, ऐसा गुरुदेव बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग धीरे धीरे करके इन परतों को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव के अनुसार मस्तिष्क के दो भाग हैं, पहला है मन और दूसरा है अंतर्मन। और मनोविज्ञान की भाषा में इनको चेतन और अवचेतन के नाम से जाना जाता है, पर हमारे अध्यात्म की भाषा में इसके और एक आगे सुपर चेतन भी है, जिसका हम लोग अभी आगे स्वाध्याय करेंगे। और इसी पर ये विषय काफी दिनों से चल रहा है कि मनोविज्ञान की सीमा से परे जो सुपर चेतन मन है, वहां पर भी बहुत कुछ है जो हमारे जन्म जन्मांतर की चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हमें, जो हमारे दैनिक जीवन में हम करते हैं, सोचते हैं, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें तात्कालिक जो बाह्य सांसारिक कारण है वो तो एक विषय है ही, परंतु हमारे मन के अंदर उठने वाले विचार और तरंगे, साथ में जो कुविचार, गलत आदतें, गलत सोच या अच्छी सोच, ये सब हम बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं इनको, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हमेशा विवश रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं कि ये विचार मेरे मन में आया क्यों आया। जब से हम लोग थोड़ा सा आध्यात्मिक हुए हैं तो विचारों की सूक्ष्मता के ऊपर भी हम देखते हैं कि भाई ये क्रिया हुई है, ऐसा विचार आया तो क्यों आया। तो कहीं ना कहीं इसको अगर गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो इसके मूल में हम ये पाएंगे कि हमारे पूर्व जन्म के किसी एक जन्म में ऐसे कुछ संस्कार थे जो हमारे आ, मन की गहरी परतों में बैठा हुआ है, और वो हमें प्रेरित करता है उस प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए। और हम चाह कर भी बह जाते हैं, या वो क्रियाएं कर देते हैं, या वो विचार उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। तो ये सारा का सारा जो आध्यात्मिक सफर है वो इसी चीज के परिष्कार के लिए और इन्हीं को अपने नियंत्रण या काबू में करने के लिए है। और ये बिल्कुल अपने हाथ में है कि अगर हम जरा थोड़ा ध्यान दें अपने चिंतन पर, क्रियाओं पर, तो पता चलेगा कि कहाँ पर हम गलत हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, और उसको सुधार करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव इसमें आगे कहते हैं कि अवचेतन मन जो है वो शरीर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रण और संचालित करता है। और चूंकि यही मनुष्य की अंतरात्मा है, इसीलिए स्व संकेत एवं सुझाव, आत्म सुधार की
प्रक्रिया के इस प्रयोजन की पूर्ति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात ही किया कि आत्म संकेत एक ऐसा शब्द है कि अंतर्मन में जो हमारा ईश्वरीय जो ईश्वर बैठे हैं हमारे मन में या हमारी आत्मा में, और जो सतोगुणी संस्कार हमारे भीतर है, वो हमेशा हमें संकेत करते रहते हैं, स्व संकेत, कि आप ये ना करें, या आप जब कर भी डालते हैं तो उसके बाद भी कहते हैं कि ये जो कर दिया है वो गलत है, या ऐसा सोच दिया या विचार उत्पन्न हो गया तो ये भी गलत है। तो ये जो अंदर से आने वाले जो हमारे संकेत हैं, स्व संकेत हैं, या कुछ ऐसे सुझाव जो आत्म सुधार की प्रक्रिया को लगातार परिष्कृत करने के लिए, इसकी बहुत महती भूमिका है हमारे जीवन में। सुझाव शब्द का सीधा संबंध मनुष्य के मनोभावों से होता है, जो उसके आचरण की मर्यादाओं को निर्धारित करने और उपयुक्त मार्गदर्शन की व्यवस्था जुटाते हैं। अब ये सुझाव जो है ये दो प्रकार से है। एक सुझाव है जो हमारे मन के अंदर के स्व संकेत या सुविचार जो हमें प्रेरित करते हैं, और कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो सुझाव हमें बाहर से, हमारे आसपास के वातावरण से, आसपास के व्यक्तियों से मिलता है। इन दोनों को मानना मतलब आंतरिक सुझाव और बाह्य सुझाव, दोनों तरह के सुझावों को हम माने, या उसकी जो गंभीरता है उस सुझाव की, या उसके जो परिणाम हो सकते हैं अच्छे या बुरे, इनको मानने वाली जो चीज है वो हमारा मन ही है। अगर मन हमारे वश में है और हम मन को अच्छी चीजों के लिए हमेशा तैयार रखते हैं, तो हमें जो है वो आंतरिक स्व संकेत या अंदर से आने वाली जो अच्छी भावनाएं हैं या विचार हैं, या फिर जो बाहरी लोग हैं या बाहरी परिस्थितियां हैं जहां से हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को लगातार अच्छी दिशा में मोड़ सकते हैं। यहाँ पर ना कई बार मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है कि अ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो अहमता है, जो अहंकार भाव है, वो हमें आंतरिक सुझाव और बाह्य सुझाव दोनों को मानने और अपनाने से हमें रोकती है। कि कई बार बच्चे भी कुछ ऐसा सुझाव देते हैं कि पापा ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे हो तो बेहतर है, लेकिन अरे वो तो हमसे छोटा है, तो हम उसकी बात कैसे मान लें। या कोई भी अन्य व्यक्ति घर में है, बाहर है, समाज में है, अरे वो कौन होता है मुझे बताने वाला, मेरे सोच का स्तर तो उससे बहुत ज्यादा है, या कोई परिस्थितियां। इसी प्रकार से मन है, तो हम जितना ही अपने मन को तरल सरल और मौन करके रखेंगे, अपने नियंत्रण में रखेंगे, तो ऐसे समस्त सुझाव जो हैं वो हमारा लगातार मार्गदर्शन करेंगे और हमारा जीवन बिल्कुल एक उच्च कोटि का बन सकेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के विचारों और कार्य पद्धति का निर्धारण जो है वो अंतःकरण में उमड़ने वाली इच्छाओं और उमंगों के हिसाब से जो प्रेरणा है उभरती है, और उसी के हिसाब से हम अपना एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि फ्रांस के जो सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एमिले को जो हैं, वो आत्म सुझाव की स्व संकेत की प्रेरणा का उन्होंने गहन अध्ययन किया, और उन्होंने कहा है कि कई घटनाएं जीवन में आशा और प्रसन्नता की किरणें फैलाती हैं, तो कई अप्रसन्नता, खीज और निराशा की स्थिति उत्पन्न करती हुई देखी गई हैं। ये बिल्कुल सही है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि दैनिक जीवन की 90% घटनाओं में मनुष्य अपने मनोभावों को ही प्राथमिकता देता है और अभिरुचियों के अनुरूप ही अपनी कार्यशैली का निर्धारण करता है। सुझाव और सुधार के निर्देशन भी उसी स्तर के मानने को तैयार होता है। मतलब जैसा अपना अंदर का मनोभाव है, जो आप अहंकारवश कह लीजिए, या अपना एक हम लोग अपने आप को एक दायरे में या एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हम ये चीजें मानेंगे, ये चीजें हम नहीं मानेंगे। वो एक रिजिडिटी होता है, वो मतलब मनुष्य उसको चाह कर भी तोड़ नहीं पाता है, और इसके लिए बहुत परिश्रम मानसिक स्तर पे करना है ताकि हम उन मान्यताओं, उन गांठों को तोड़कर उन चीजों को अपनाने के लिए तैयार हों जिससे जो सही है, जो अच्छी है, जो सतोगुणी है। इसमें आगे कहा है गुरुदेव ने कि विज्ञापनों में प्रायः जन साधारण के अंतर्मन को प्रभावित करने की तकनीक अपनाई जाती है।
बौद्धिक एवं चेतन मन के स्तर पर सीमित रहने वाली प्रचार प्रसार की सामग्री प्रभावशील सिद्ध नहीं होती। अब ये बहुत ही गूढ़ बात आज से कितने वर्षों पहले गुरुदेव ने लिख दी है, जिसको कि आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसका सटीक उदाहरण है कि एक ही प्रकार का प्रचार सामग्री समस्त जन समुदाय को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके सभी की मनोदशाएं अलग अलग हैं। परंतु अभी क्या हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव, उसकी रुचि और उसकी प्राथमिकता के आधार पर चीजें उसके सामने परोसी जा रही हैं। उसके सोशल मीडिया में इवन तो कि जो हम लोग बातचीत करते हैं फोन पे, कई सारे जो एप्लीकेशन हैं फोन के अंदर, वो उन बातों को भी सुनते हैं और उन बातों के हिसाब से हमारे बारे में एक प्रचार सामग्री या वो कौन सा उत्पाद हम खरीद सकेंगे, ऐसी चीजें वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हमें उन चीजों के मेल आने लगते हैं, वो सोशल मीडिया वगैरह में बिल्कुल बार बार वो चीजें सामने आएंगी। इससे क्या होगा कि हम बहुत समय तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो हमारे पूरे लाइफ के पैटर्न को वो बहुत क्लोजली रीड करते हैं और वो चीजें हमारे सामने परोसते हैं जो हमें चाहिए। इसके बाद अवचेतन मन में प्रदर्शित वस्तुओं के प्रति आकर्षण उभरने से ही व्यक्ति उसे खरीदने के लिए तत्परता दिखाएगा। जैसे अभी हमने एआई का एग्जांपल दिया यहाँ पर कि जिस भी वस्तु या जिस भी सर्विसेज या सेवा की हमें जरूरत है, उसकी मांग जो है वो अवचेतन मन से ही उठती है। युद्धकालीन संकटग्रस्त परिस्थितियों में हर राष्ट्र प्रचार प्रसार के माध्यम से नागरिकों की अंतस चेतना को जगाता है और विरोधी ताकतों से जूझने की प्रेरणा को उभारता है। फलतः उस देश के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। वस्तुतः इसे अंतर्मन की शक्ति का उभार ही कहना चाहिए। ये एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है कि राष्ट्रीयता की भावना, अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में और रशिया में लड़ाई हो रही है और यूक्रेन के सारे लोग अपने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। वहीं पर जो सेना के लोग होते हैं, उनके मनोभाव को इस प्रकार से बनाया जाता है कि जब भी संकटग्रस्त या युद्ध की समय या ऐसी परिस्थितियां जब आए, तो वो एक मिनट भी नहीं सोचते कि हमें अपना प्राणोत्सर्ग कर देना है। और जब सेना लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाती है या कम होने लगती है, उसकी शक्ति को और ज्यादा नागरिक मतलब और चाहिए, सपोर्ट की जरूरत होती है, तो फिर देश जो है वो एक कॉल देता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो अपने नागरिकों को एक आ, आह्वान करते हैं उनका कि आप लोग भी इसमें अब हमें मदद की जरूरत है, आगे आए। और हमने देखा है कि कैसे वहाँ के जन समुदाय जब इस मनोभाव के साथ, राष्ट्रीयता के भाव के साथ, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना के साथ जब लगते हैं, भारत जैसे देश में आजादी की लड़ाई जो एक जन समुदाय की लड़ाई थी। बांग्लादेश में आप देखे होंगे मुक्ति वाहिनी जो उस समय के तत्कालीन जो शासन के विरुद्ध खड़ी हुई थी, जिसे भारतीय सेना ने सपोर्ट दिया था। तो ये सब लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से नागरिक जो है वो आ, उनकी भावनाएं देश के प्रति या किसी भी एक चीज के प्रति कैसे हम उसको जगा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उभार सकते हैं और अपना काम ले सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के संचालन की शक्ति जो है वो अंतर्मन यानी अवचेतन मस्तिष्क से आती है। ये मतलब कुछ चीजें फिक्स होती हैं अवचेतन में, जैसा हमने बताया कि या तो प्रैक्टिस से हो गया है वो ऐसा, रिजिडिटी की कोई एक आदत है ऐसी। जैसे कई बार होता है कि हम लोग जब अपनी गाड़ी खुद चला रहे होते हैं या कार्यालय जा रहे हैं, घर से निकले, मन में दो तरह की चीजें चल रही हैं, अंतर्मन में कोई एक विचार चल रहा है और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ऑफिस का जो रास्ता है, वो ऐसा मतलब प्रैक्टिस हो चुका है कि कार की स्टीयरिंग को आपको बिल्कुल जहां जहां मुड़ना है वहां वहां मुड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जाना ऑफिस था, ऑफिस नहीं जाना था, कहीं और जाना था, और चूंकि सोचते 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 और ऐसी प्रैक्टिस हुई पड़ी है हाथ की कि ऑफिस वाले रास्ते पे चले जा रहे हैं, वहां से एक गलत मोड़ ले लिया, मतलब जहां जाना था वहां ना जाके सीधे ऑफिस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पता चला अरे यहाँ कैसे आ गया, मैं तो वहां जाना था। ऐसा भी कई बार होता है।
तो वो जो है अवचेतन मन में चीजों को बार बार करते रहने का, यहाँ पर एक धूम्रपान को लेकर के भी एग्जाम्पल आया है, दुर्व्यसन को लेकर के, कि कैसे मतलब इंसान जो है वो व्यसनों में या नशे में फंस जाता है। उसमें वो बहुत, जब शुरुआत होती है इन चीजों की तो वो बहुत उसको एक एडवेंचर के रूप में लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके शिकंजे में कस जाता है, और कसने के बाद वो आदत जो है अब उसको वैसा आनंद प्रदान नहीं कर रही है, लेकिन वो एक क्रिया जो है, एक क्रिया की आदत है, उसका एक निश्चित समय, उसको लेकर वो इतना ज्यादा बंध जाता है कि वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। तो मैंने कहीं किसी जगह देखा या पढ़ा था कि कैसे इसका चेन को ब्रेक किया जाए। तो वो जैसे मान लीजिए कि जो नशे के आदी लोग हैं उनका एक समय निश्चित है कि वो इस समय में करेंगे, या जो शराब आदि का सेवन करते हैं उनका शाम होने के बाद वो चीज उनको पुकारने लगती है, वो आदत उनकी उस एक निश्चित समय है, उस समय में वो कॉल होने लगेगा। तो वो टाइम होता है जब आप अपने अंदर के इच्छा शक्ति को मजबूत करें, और उस जो क्रिया है या उस आदत से उसको उस समय ना करें जब आपका सबसे तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे करके हम उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक एक फ्लेचर हैं, जिनका उदाहरण गुरुदेव ने दिया है, और वो कहते हैं कि आत्मसम्मान की जो इच्छा है वो सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है, और जो उसकी मूल सत्ता का आभास कराती है। तो ये वही बात है जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में, जो अहंकार वाला जो तथ्य है, उसमें हमारी अहमता, हमारा नाम, हमारा पेशा, हमारा जन्म, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसको लेके जो हमारी रिजिडिटी है कि नहीं हम ये चीज है, वो ठोस जो विचारणा है हमारी, उसको तोड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो आत्मसम्मान है, इसी को प्राप्त करने के लिए हमारी समस्त क्रियाएं, प्रातः उठने से लेकर रात सोने तक 365 दिन हम लोग यही करते हैं कि हम जो भी करें उसमें हमें आत्मसम्मान जो है वो प्राप्त हो। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये बात भी कही थी, एक चर्चा आई थी कि आत्मसम्मान जो है वो एक्चुअली में है क्या। आत्मा का सम्मान तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल आ, कुछ है ही नहीं, ना तो उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है। तो फिर ये आत्मसम्मान की बात कहाँ से हम लोग के सबके दिमाग में और मन में बैठा हुआ है, और उसको जरा सी भी क्षति या हानि होती है तो हम लोग बिल्कुल मतलब हर स्तर पे उसको रिस्टोर करने में लग जाते हैं कि नहीं, ये कहते हैं उसको आत्मसम्मान, लेकिन मुझे अभी भी उस पे क्लैरिटी नहीं है कि या वो आत्मसम्मान है वो या अहंकार है, क्योंकि आत्मा का सम्मान और अपमान तो संभव ही नहीं है। बट यहाँ पर ये शब्द है अभी भी कि आत्मसम्मान की इच्छा जो है वो सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है। तो ये रहेगा अमन भैया, एक बार आपसे इस पे आज भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। और फिर इसमें हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कहा है कि हमारी जो स्मृतियां हैं उसके धुंधलेपन के कारण वह उसे भूल बैठता है और तरह तरह के दुर्व्यसनों का शिकार होता चला जाता है। यहाँ पर उन्होंने धूम्रपान का जो एक एग्जाम्पल दिया था कि उनके एक मित्र थे, जिन जो ये धूम्रपान की जो है आदत से में फंस गए थे, और संयोगवश वो उसी अस्पताल के अधीक्षक बन गए, और किस प्रकार से उस दुर्व्यसन को छोड़ने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, और अपने आत्मसम्मान की जो उनकी अभिलाषा थी उसकी वजह से ही वो उस लत से छूट गए। यानी कि यहाँ पर दुर्व्यसन की जो एक लंबे समय से उनकी एक आदत रही होगी, अब वो आदत की वजह से उनका आत्मसम्मान जो है वो कहीं ना कहीं उस पे ठेस लग रही हो, या उसकी उनका जो इमेज है वो कहीं ना कहीं गिर रहा था। तो उन्होंने इसे आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा, क्योंकि वही फिर बात है कि अहमता वाली बात, कि अपने होने का जो एक आभास है
कि मैं ये हूँ। तो अब चूंकि वो पहले एक आम कर्मचारी थे, अधिकारी थे अपने कार्यालय में, और जैसे ही वो सर्वोच्च पद पे, अधीक्षक के पद पे बैठते हैं, उन्हें लगता है कि अब मुझे इस पद की जो गरिमा है उसको बचाने के लिए मुझे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। सेम व्यक्ति एक ऊंचे पद में जाते ही उसके जो मनोभाव हैं वो बदल रहे हैं। यहाँ पर आदमी सेम है, पहले वो अधीक्षक नहीं थे तो धूम्रपान करना उनको लगता था कि ये बिल्कुल कोई नॉर्मल सी चीज है, लेकिन चूंकि उनका रेपुटेशन थोड़ा सा स्टेप अप हुआ तो उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब मेरा रेपुटेशन खराब ना हो। तो ये आत्मसम्मान वाली बात कि उस रेपुटेशन के प्रोटेक्शन में उन्होंने वो लत को छोड़ दिया। एक बहुत ही गहन चिंतन का और चर्चा का विषय है ये, जिस पर हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। शरीर और मन का अन्योन्याश्रित संबंध है, उसमें मानसिक संवेगों का भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा बताया है गुरुदेव ने। जम्भाई मन को अनुभव होती है किंतु उसका प्रभाव मानवीय काया पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, नींद आती है शरीर को और मन से वो जम्हाई जो है वो हम लेते हैं, लेकिन उसका शरीर के अलावा मन पे भी काफी प्रभाव होता है। हृदय गति पर भी यदि निरंतर चिंतन करते रहा जाए तो उसकी धड़कनों के उसकी धड़कनों में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोग सब इस चीज को अनुभव कर चुके हैं कि हम जब अपनी सांसों को, अपने हृदय गति आदि को सूक्ष्म और सचेत होकर देखते हैं मेडिटेशन आदि के दौरान, तो हमें ये दिखता है कि वो या तो स्ट्रीमलाइन हो गई है, बहुत धीमे चलने लगती है, या उसकी जो पहले गति थी वो हमें तो पता नहीं है कि उसकी गति किस गति पे वो चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान वहां जाता है तो वो व्यवस्थित हो जाती है। अ, कई बार मतलब हम लोग मेडिटेशन में ये देखते हैं कि जब हम अपने सांसों के ऊपर, जब खास करके आती जाती सांसों को जब हम देखते हैं तो वो अ, उल्टे सीधे तरीके से भी अगर हम ले रहे हैं तो अब उसमें गहराई ज्यादा होने लगती है। वो उसकी सांसों को लेने की और छोड़ने की लंबाई या अवधि जो है उसमें काफी चेंज आता है। मस्तिष्क के चेतना प्रवाह जो है वो अवचेतन मन की गरिमा पर जब विचार किया जाता है तो प्रतीत होता है कि जीवन का अस्तित्व, स्वरूप और भविष्य उसी के केंद्र से जुड़ा है। बिल्कुल, अभी ये स्टार्टिंग की जो लाइन थी वही गुरुदेव ने यहाँ पर दोबारा से इसको बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्व संकेत, आत्म सुझाव एवं आत्म सुधार की क्षमताओं का प्रयोग इसी क्षेत्र में बनता है। स्व संकेत व स्व सम्मोहन की प्रक्रिया को अपनाकर चिंतन की विकृति को आसानी से दूर करके सद्विचारों का बीजारोपण कर सकना संभव है। तो ये मानसोपचार की जो कुंजी है, इसका जो कंक्लूडिंग लाइन है, मतलब जो कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर के स्व संकेत, स्व सम्मोहन की प्रक्रिया आदि जो आ रही है, उसको अगर हम अपनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं चिंतन मनन आदि के द्वारा, तो ये जो चिंतन की विकृति है हमारे अंदर, उसको दूर करके हम अपने अंदर सद विचारों का बीजारोपण कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ जो गुरुदेव ने हमें बताया है। कल्पनाओं की शक्ति संकेत प्रक्रिया पर ही निर्भर करती है। शर्मीलापन, दब्बूपन, संकोची तथा शीघ्र उत्तेजित हो उठने के कारण का मानसिक रोग कल्पनाओं में ही घुला रहता है। बिल्कुल सही। आत्म सुझाव के आत्म सुझाव से, स्व संकेत से चिरकालीन कुसंस्कारों का क्षय तो होता ही है, साथ ही दोषपूर्ण चिंतन पद्धति में भी सुधार दिखाई देने लगता है। अवचेतन मन अर्थात अंतर्मन की क्षमता को विकसित किया जा सके तथा समस्त बुराइयों, दुष्प्रवृत्तियों को सरलता पूर्वक उन पर विजय प्राप्त किया जा सके, प्रगति के, प्रतिभा के उन्नयन के नवीन द्वार खुल सकते हैं यदि हम इन चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जीवन भैया, मैंने जो थोड़ा बहुत समझ आया वो मैंने प्रयास किया, आगे आप इसको जरा देख लें। जी धन्यवाद। प्रणाम भैया। जी, बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही आपने इसको गंभीरता से और धैर्य पूर्वक इसको जो है
ये विषय को प्रस्तुत किया और इसका जो है एक एक लाइन को आपने जो है इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार भी है आपका। अब और कोई इसमें भाई बहन अपनी बात को इसमें रखना चाहें तो जरूर। जी गोकुल जी भाई साहब, जी प्रणाम भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम। बहुत अच्छा विषय है और अच्छा राय प्रस्तुतिकरण किया भाई साहब ने अजय जी ने। तो इसमें एक बात तो ये है कि ये जो, क्योंकि बात अभी अवचेतन मन की जा रही है, और अवचेतन मन और चेतन मन में एक जो इसके पहले एक विषय पे बात है कि चेतन मन में कोई भी विचार आता है तो वो स्थायी नहीं हो, वो क्षणिक होता है। इस क्षण में आया, उस क्षण में वापस खत्म हो जाता है। लेकिन अवचेतन मन में जब चीज आ जाती है तो आदमी उस पर बहुत क्रिया करने लगता है, उस पर बहुत सोचता है, बहुत दूर तक चलता है। इसीलिए इसमें भी यहाँ एक जगह ये बात आई थी कि जब अवचेतन मन को जाने लग जाता है, कि चेतन मन में तो मन मचलता, चेतन मन तो बदलता रहता है, अभी ये है, दूसरा वो है, तीसरा ये चलता रहता है। अवचेतन मन को जो समझा दिया जाए उस पर ही आदमी का काम करने लगता है। तो यहाँ जो एक प्रश्न भाई साहब ने भी कहा था कि आत्मसम्मान वाली बात, तो आत्मसम्मान को यहाँ पर जब बात कही जा रही है तो वो उस सम्मान की बात नहीं हो रही है जिसको लौकिक जीवन में हम लोग आत्मसम्मान समझते हैं। हम शरीर सम्मान को आत्मसम्मान दुनिया में कहते हैं। मेरे को सम्मानित किया गया, भाई साहब आपने बहुत अच्छा कहा, आपने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा खेला, आपने बहुत अच्छे नंबर लाए। ये सब किसने लाया? शरीर ने लाया ना, शरीर ने इस कार्य काम किया। हम शरीर के सम्मान को ही लोक जीवन में आत्मसम्मान समझ लेते हैं। यहीं पर मुझे लगता है कि प्रश्न एक दिमाग में खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम शरीर को ही अपने आप को मान करके चलते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि शरीर से बाहर अपने आप को मान पाना। तो सम्मान का मतलब होता है जैसे प्रतिष्ठा, जिसको आज की दुनिया में प्रतिष्ठा भी कहते हैं। तो प्रतिष्ठा शब्द जो है उसी से बना है प्रतिष्ठित होना। हम प्रतिष्ठित किसमें स्थित है? मैं ईश्वर के संतान हूं, मैं ईश्वर तुल्य हूं, सोहम का भाव है, तो फिर ये बात होगी कि हाँ ठीक है, मैं ही ईश्वर स्वरूप। ईशावास उपनिषद के तीसरे मंत्र में जो बात आई है, दूसरे मंत्र में ये बात आती है कि ईश्वर के अनुशासन में ही जीते हुए 100 वर्ष तक हमको काम करना चाहिए। और जो इस तरह का अनुशासन में नहीं जीते हैं वे आत्महंता कहलाते। तो वहां आत्महंता शरीर हंता नहीं, शरीर हंता को आत्महंता नहीं कहा गया है। बस इसी जगह पर हम थोड़ा सा बौद्धिक स्थिति पर सोचे तो बात व्यवहारिक में तो कब आएगी वो बात की बात है। व्यवहार में तो आने में मैं नहीं जानता कब मुझको भी आएगा और क्या आएगा। लेकिन आत्मसम्मान जो है यहाँ जो आध्यात्मिक परिवेश में कहा जाता है, तो मैं एक आत्मा हूँ, यानी मैं एक ईश्वर का अंश हूँ, और ईश्वर के अंश के जैसा होना ही मेरा प्रतिष्ठा है। उसके अलावा जहां भी मैं से डेविएट होता हूँ तो वहां मेरा आत्मसम्मान गिरता है। आत्मसम्मान का मेरा आत्मसम्मान की प्रतिष्ठा मेरी नुकसान में जाती है। ऐसा हमको समझना चाहिए। जो कई जगह उपनिषदों में आता है कि तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सर मस्तिष्क से गिर जाएगा। तो मस्तिष्क से गिर जाएगा, मस्तिष्क सर से गिर जाएगा, मतलब ये कि वो तुम्हारा आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा। तो आत्मसम्मान और शरीर सम्मान दो अलग अलग चीजें हैं। जिस प्रतिष्ठा को लौकिक जगत में हम मानते हैं वो इस शरीर की आज प्रतिष्ठा है, कल वही प्रतिष्ठित व्यक्ति दर दर घूमता हुआ हमको नजर आता है। क्या परिवर्तन आ गया उसमें? शरीर की तो प्रतिष्ठा गई। तो इसमें जो बात जो इसमें गुरुदेव ने कही कि जिस आत्मसम्मान की बात कही जा रही है, अगर कोई भी व्यक्ति ये साध मान ले कि मैं भारतीय परिवार का मैं साधक हूँ, मैं परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ, तो मेरा सम्मान इसमें है कि मेरी मेरी हर चीज, मेरा जीवन का हर स्वरूप एक शिष्यत्व के जैसा दिखे, गुरुदेव के आसपास जैसा दिखे, पूरा नहीं तो कुछ अंशों में दिखे। ये मेरे लिए सम्मान की बात। और एक बार इस सम्मान का जब बोध होता है तो हम इस सम्मान को बचाए रखना हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। वो सम्मान अहंकार पैदा करता है और ये सम्मान जागरूकता पैदा करती है और जिम्मेवारी पैदा करती है। जी भैया। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, बहुत सुंदर आपने इसको बताया जी। मिथिलेश जी भाई साहब। सभी को प्रणाम। अभी जो हमारे से पूर्व वक्ता साहब ने बहुत अच्छी से मानित किया, अब मैं उस बात से 100% सहमत हूँ मैं। इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड ऑन करूँगा मैं, कि जब हम मैं चूँकि फ़ौज से जुड़ा हूँ मैं, तो थोड़ा-सा फ़ौज के एग्ज़ाम्पल से देकर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अक्सर मेरा अपने सुपीरियर से थोड़ा तर्क-वितर्क कुछ बातों पर होता रहता था, क्योंकि अक्सर मैं तो रिसर्च स्कॉलर था, उसके बाद से एयरफ़ोर्स में जॉइन किया, तो थोड़ा लेट एज में जॉइन करने के नाते तो प्रवृत्तियाँ अलग होती थी, जो अर्ली एज में जॉइन करते हैं, फ़ौज में जल्दी एमिनेंट हो जाते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता था कि यू आर फाइटिंग फॉर योर ईगो एंड आई एम फाइटिंग फॉर माय सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज द ओनली थिन लाइन डिफरेंस। तो जहां तक ईगो की बात रहती है, ईगो हमेशा बाह्य परिप्रेक्ष्य में रहता है ना, कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मैं इसके बारे में क्या सोचेंगे, वो थोड़ा सा अहंकार का पहलू आ जाता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अपनी निगाहों से आप कब कब ऊंचा उठोगे आप, है ना, तो वहाँ सम्मान की बात रहती है। यहाँ अहंकार में थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम आजकल जो नागरिक है, नागरिक कर्तव्यों से च्युत हो जा रहे हैं, क्योंकि हम आत्मसम्मानी नहीं है। एक आदमी को क्यों इतने सुपरवाइजर पर सुपरवाइजर चाहिए हमारी हमारी व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में या कर्मचारी की व्यवस्था में? आप देखिएगा जितने कर्मचारी नहीं होते, जिससे ज्यादा इंस्पेक्टर है, उतने ज्यादा सुपरवाइजर है। ये हमारी भारतीय प्रणाली है। जापान में जब जाएँगे तो जापान में का सिस्टम बिल्कुल अलग है। हालाँकि मैं जापान गया नहीं हूँ, मैं किताबी अध्ययन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस जापान में ऐसा मुझे बताया है, दोस्तों ने बताया है और किताबों से मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो नीचे का कर्मचारी रहता है, उससे एक डील हो जाती है कि आप ये काम करेंगे और अपना इतना पेमेंट लेंगे। चाहे उसका बॉस रहे, चाहे वो मालिक रहे, चाहे नहीं रहे, वो अपना आता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है और फिर मान्यता सम्मान के साथ वो अपना पैसा लेकर चला जाता है। उसको कोई काम करने में कोई गिला शिकायत नहीं रहती है। लेकिन अपने यहाँ इसकी परिस्थिति उल्टा है। अपने आप को आप कैसे-ऐसे डील कीजिए, उसके बाद भी हमेशा आपको दिखना पड़ता है, किसने काम किया, किसने काम नहीं किया और हमेशा सुपरवाइज़र रहता है, जो कि हमारे नौकर की प्रवृत्ति रहती है, नौकर के ऊपर मालिक राज करता रहता है। तो जब आत्मसम्मान आदमी का जागृत रहता है, तो चाहे मेरा सुपरवाइज़र, मेरा बॉस देख रहा है, चाहे नहीं देख रहा है, मैं हमेशा काम करता रहूँगा मैं। तो जब मैं ये काम कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब कि मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए काम कर रहा हूँ मैं, जिसके लिए मुझे वेज मिल रहा है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन समाज को दिखाने के लिए जो मैं काम करता हूँ मैं और जिसके लिए करता हूँ, समाज मुझे प्रशंसित करे, तो वहाँ अहंकार की बात आ जाती है। ये मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से बात से समझने की कोशिश करता हूँ मैं। पर चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, इसको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत सुंदर बताया आपने, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की। इसी को हम लोग जो है जो सभ्यता और संस्कार कहते हैं, जो प्रज्ञोपनिषद में सभ्यता और संस्कार, जो बाहरी हमारा व्यवहार है उसको हम लोग जो सभ्यता कहते हैं, और जो आंतरिक है वो हमारा संस्कार है, संस्कृति है। तो जी, और भी भाई बहन लोग इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। इसमें जो अगर हम लोग मैं क्या हूँ पुस्तक की बात को देखते हैं, तो गुरुदेव इसमें यही बात कहते हैं, बिल्कुल इसी सूत्र पे, जो इस चैप्टर में सूत्र सिद्धांत दिया गया है, तो इसी सूत्र सिद्धांत पे वहां पर जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कि हम अपने आत्मसम्मान को दूसरी कैटेगरी में ले जाएं, ऊपर की कैटेगरी में ले जाएं। जैसे गुरुदेव की बात में हम लोग ये करें, तो बाकी तो ये है कि अगर जहां पर हमारा आत्मसम्मान, जहां पर हमारा अपने बारे में मान्यता पहुंच जाएगी, फिर मान्यता बहुत बड़ी चीज होती है अपने बारे में। गुरुदेव ने कहा है कि जैसा जो व्यक्ति का अहंकार होता है, वैसे ही चित्त की वृत्तियां, उसी प्रकार की वृत्तियां चित्त में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं। हमारा जिस प्रकार का भी अहंकार रहेगा, वैसी वृत्तियां जो है उसमें चित्त में जो है सजग हो जाएंगी, उसी प्रकार की वृत्तियां चैतन्य हो जाएंगी और व्यक्ति वैसा काम करने लगेगा। तो इसलिए अहंकार को बदलने की बात इसमें ये कही गई। और साधना का पूरा क्रम जो उपक्रम जो साधना का किया जाता है,
वो केवल अपने अहंकार को बदलने के लिए ही किया जाता है, कि धीरे धीरे हमारी आत्मसम्मान की कैटेगरी जो है ऊपर की तरफ उठती रहे, और जैसे जैसे उठेगी वैसे वैसे हमारे स्व संकेत भी परिष्कृत होते जाएंगे, उसी स्तर के परिष्कृत स्व संकेत मिलते जाएंगे, और उसी उसमें हमारा परिमार्जन होता जाएगा। जी राजेंद्र जी, भाई साहब। जी भैया प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। भैया इस क्रम में एक जगह आया है, कुछ विचार तो स्वभावगत होते हैं जो जन जन्मांतरों से चले आते हैं, और कुछ वंशानुगत होते हैं। तो इस पर एक जगह गुरुजी ने लिखा था कि ये विचार हमारी आज की अपने से पैदा की होती हैं, और प्रारब्ध व वंशानुगत बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव ने एकदम स्पष्ट किया है कि ये स्वभावगत जो होते हैं वो जन जन्मांतरों से चले आते हैं, और वंशानुगत होते हैं। जरा से भैया इस पे प्रकाश डालिए। जी भैया, तो इसमें जो हमारा जीन्स होते हैं, तो आत्मा तो वैसे ये कहा जाता है कि अपने स्वभाव के अनुसार ही वो अपने माता पिता का चुनाव करती है। तो एक बार ये कहा भी गया कि अगर कोई घर में जो है अच्छी संतान को प्राप्त करना है तो कहाँ से प्रयास किया जाए, तो ये कहा है कि उस संतान के जो है दादा को ही प्रयास प्रारंभ करना पड़ेगा, तभी जो उस घर में उत्तम संतान आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा प्रयास तो करती है, वहां पर जो अपने उसको मैच भी करती है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ जो है जो हमारे वंशानुगत होते हैं, जीन्स होते हैं, उनकी अपनी जो है कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे हम लोग ये देखें कि इसमें हमारे जो जीन्स होते हैं उसमें 1/2 जो होते हैं, आधा, आधे में से एक चौथाई जो है माता पिता में से आते हैं। 1/4 माता का जीन्स रहेगा, 1/4 जो है पिता का रहेगा। अब 1/4 जो है ये 4 पीढ़ियों के जीन्स होते हैं, जैसे हमारे दादा हो गए, परदादा हो गए, उनके दादा हो गए। तो 1/4 जो हमारे इनके जीन्स होते हैं, इनका जो भी गुणसूत्र है, गुणसूत्र हम लोग ये बोले तो, और बाकी जो 1/4 रह जाता है वो उससे भी पहले की पीढ़ियों से होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम अपने गोत्र की बात करते हैं कि मैं अमुक गोत्र से हूँ, तो अमुक गोत्र का मतलब है कि अगर हम ऋषियों की संतान है, ऋषियों की परंपरा से हैं, तो ऋषियों के गुण जरूर कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है सूक्ष्म रूप से विद्यमान होंगे, और उस गुण को कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में उसको जो है ये कर सकता है, उसको पोषित करके, और उसको जो है ऋषित्व के गुणों को अपने अंदर ये बढ़ा सकता है। तो हमारा जो है स्वभावगत आत्मा भी अपने साथ में लेके चली आ रही है, और जो हमारी वंशावली है, जो पुरानी पीढ़ियां जो उसके गुण चले आ रहे हैं, वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। तो ये सबका एक कॉम्बिनेशन होके जो है फिर ये हमारे विचार उस तरीके से होते हैं, और फिर वातावरण से भी प्रभावित होते हैं। हमारी हमारी पीढ़ी से भी आ रहे हैं, आत्मा के स्वभाव से भी आ रहे हैं, और वातावरण से भी। वातावरण जैसा होता है, वातावरण का भी एक अपना मौलिक जो है इनका ये विचारों का अपना एक मौलिक शक्ति होती है वातावरण बनाने की। वो जो है जहाँ जैसे वातावरण में सघन हो जाए, जैसे विचार वैसा वातावरण निर्मित कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर अच्छी चर्चा होती है वहाँ पे अच्छा वातावरण हो जाता है, जहाँ पर जो है वहाँ पे सही काम नहीं होते हैं, जहाँ पर विभिन्न तरीके के काम होते हैं, जहाँ पर जो है वहाँ का वातावरण भयानक होता है, वहाँ के वातावरण में उस प्रकार का जो है एक नकारात्मक ये होता है। तो इसी को गुरुदेव ने बताने का प्रयास किया भाई साहब। नहीं जी भैया, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये जन जन्मांतरों से चली आ रही है, यानी इसको बदलने की कोशिश नहीं की गई, या आज हम बदलना चाह रहे हैं तो इसको बदला जा सकता है। जन्म जन्मांतरों जी जी भाई साहब, तो इसमें देखिए जन्म जन्मांतरों से तो इसलिए चली आ रही है कि कभी हमें ऐसी योनि अगर हम देखें, मनुष्यतर योनियां हैं, वहां कभी बदलने का कोई मौका ही नहीं मिलता वहां पे, और वहां कोई व्यवस्था भी नहीं है। जो प्रकृति ने उस योनि में व्यवस्था दे दी, उसी इसीलिए उस सारी योनियों को भोग योनि बोलते हैं, और मनुष्य की योनि को कर्म योनि बोलते हैं। बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं। तो वहां तो जो हमारी ये चली आ रही है विचारधारा, जो पद्धति चली आ रही है, बदलने का कोई सीन ही नहीं है वहां। वहां तो बिल्कुल जैसा प्रकृति आचरण करवा रही है उसी तरीके से आचरण कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि में आके वहां पर प्रकृति का भी अतिक्रमण व्यक्ति कर लेता है,
वहां पे अपने अपने सारे के सारे विचारों का, अपने स्वभाव का, संस्कार का, सबका अतिक्रमण करने की जो है व्यक्ति को छूट रहती है यहाँ पर आके। इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से जो चले आ रहे हैं, तो जो और 84 लाख योनियां, जो और मनुष्यतर योनियां उनमें चले आ रहे हैं, वो सब हमारा डिपॉजिट बनता जा रहा है। लेकिन इस योनि में आके फिर उसको सही करने वाली बात आती है। बहुत अच्छा बहुत जी भाई साहब। जी जी भाई साहब। जी मिथिलेश जी भाई साहब जी। भाई साहब का प्रश्न बहुत अच्छा था और आपकी व्याख्या भी बहुत सटीक रही। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन ये करूंगा, मैं अनुभव के आधार पर कहूंगा। मैं जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस में भी मैंने पढ़ा था, लेकिन खुद अनुभव भी किया मैं, क्योंकि ईश्वरी कृपा से मुझे ट्विंस डॉटर हुई, जुड़वा लड़की हुई। और जुड़वा लड़की, जैसे जुड़वा दो तरह की होती है, नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। तो मेरे केस में ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस थी। तो सामान्य तौर पर शिक्षा शास्त्री ये बोलते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में, संस्कारों में दो चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे भाई साहब ने, अमन भाई साहब ने बताया कि एक तो आनुवांशिक होता है, जीन से आता है, दूसरा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो अब इसको, अब मेरे केस में जैसे मेरी जो ट्विंस डॉटर्स हैं, तो ऑलमोस्ट सेम पेरेंट्स के रहे, अंदर का इन्वायरमेंट भी, माता के गर्भाशय में इन्वायरमेंट भी वही रहा और बाहर भी इन्वायरमेंट वही रहा। फिर ये डिफरेंसेस क्यों आते रहते हैं? तो जीन्स भी वही रहा और इन्वायरमेंट भी वही रहा, ऑलमोस्ट सेम रहा। तो ये जो भाई साहब ने इसके आपके पहले अपन भाई साहब ने पूछा था, तो ये डिफरेंसेस क्या कि पूर्व जन्मों के जो संस्कार आते रहते हैं, उसके पहले जो जन्म लिए थे, उसको पहले जन्म लिए थे, वो संस्कार दोनों बेटियों में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, अंतर आता रहता है। तो ये मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया कि दोनों के व्यवहार में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। बहुत सारे कॉमनिटी भी है, लेकिन बहुत सारे अंतर भी है। और अंतर का कारण को समझने की कोशिश में किया शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो मैंने ये पाया कि भाई, तो क्या इन्वायरमेंट भी सेम है और जीन्स भी सेम है, पेरेंट्स दोनों के एक ही है, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट सेम है। फिर डिफरेंसेस क्यों आया? तो जो जन्म जन्मांतरों से आने वाला जो संस्कार है, वो दोनों के डिफरेंसेस अपने जन्म लेती है, तो उस हिसाब से जन्म उन्होंने लिया है। तो जी जी भाई साहब, ये चीजें आती है, कभी कभी ये बातें आती है कि आदत बचपन की है, ये आदत जो है तुम्हारे मम्मी की भी थी, ये चीजें थी, तो ये चीजें आती है कभी कभी। तो जन्म जन्मांतरों से मतलब यही हुआ जो है इस चीजों से। और चूंकि इस ग्रुप पे मैं नया जुड़ा हूँ मैं, तो अमन भाई साहब से जो संचालक है, उससे मेरा एक अनुरोध है, यदि आप सभी लोग सहमत हो, तो इसको और पारिवारिक रूप देते हुए हम सभी से ऐसे तो थोड़ा बहुत परिचित होते रहते हैं, तो एक क्रम सेशन रखा जाए जिसमें हम एक दूसरे से और परिचित हो सके, कि मतलब कहाँ क्या काम करते हैं, अभी कार्यरत हैं, अवकाश प्राप्त है और क्या है। तो एक और ज्यादा मतलब फेमिलियरिटी होगी, समझने में और आसानी रहेगी। ऐसा मेरा अनुरोध है, यदि आप लोग उचित समझे तो ऐसा किया जा सकता है किसी दिन या किसी के दौरान भी। ये बायोडाटा बाई फेस नहीं, बायोडाटा देने की बात हो या ऐसे भी वर्बली भी कहा जा सकता है, जैसा उचित समझे मन संचालक जो है अमन भाई साहब, मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि मैं जैसे आप सभी की वार्ताओं से तो मैं कुछ कुछ समझ पाता हूँ मैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का और जानने का समझ तो फिजिकल रूप से संभव नहीं है। कम से कम वाणी के माध्यम से सुन करके आदमी समझ सकता है कि चलो ऐसी पृष्ठभूमि है, ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो और एक आत्मीयता का संचार में शायद और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे आप लोग जैसा निर्णय करें। जी भाई जी साहब, बहुत सुंदर है आपका। तो जी ये बहुत अच्छी बात है जी। आनंद जी भाई साहब। जी। नहीं, मेरा ये कहना है भाई जी कि जैसे वंशागत जो कहा गया कि चली आ रही है जन्म जन्मांतर से, तो उसको दूर किया जा सकता है कि मान लिया कि अच्छा गुण अगर मैंने पूर्व से चला आ रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत ये चीज जो जीव में वंशागत है, तो फिर उसको कैसे दूर किया जा सकता है? जी भाई साहब, वो भी दूर होता है। गुरुदेव ने पंचकोशी साधना में दिया हुआ है कि अन्नमय कोश की साधना से जीन्स प्रक्रिया का परिवर्तन, ये 2 चैप्टर गुरुदेव ने इसमें दिए हैं। जी जी तो जी। साधना से संभव है कि अपने जीन्स तक को बदला जा सकता है। इसी से हम कहते हैं ना संस्कारों का परिमार्जन। तो परिमार्जन। साधना से संस्कारों का परिमार्जन होता है, तो ये बिल्कुल संभव है अध्यात्म के माध्यम से। जी जी जी। और जी भाई। मित्र भाई साहब की बिल्कुल बात से सहमत हैं कि हम लोगों में
ऐसा आत्मीयता संवर्धन के लिए ये परिचय होना चाहिए। और हम जी महीने में एक दिन ये रखा है कि इसमें हम लोग ये चर्चा ना करके और हम लोग सब गीत संगीत और एक इसमें हल्के फुल्के ढंग से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो जी 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 हाँ, तो ये जो है हम लोग इसमें और इसको आपके सुझाव के अनुसार हम लोग इसको ये करेंगे कि जी वैसे तो लगभग हम सभी लोग अपना परिचय भी देते हैं, तो लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसमें और इसको फॉर्मलाइज करने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब। जी 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 भाई। जी मीना दीदी। प्रणाम भैया, सभी से प्रणाम। जो ये वंशानुगत की बात हो रही थी भैया, मेरा प्रश्न है इस पे। कई बार क्या होता है कि संस्कार तो दिया लेकिन और वो रहा भी, लेकिन जैसे एक अपनी आयु आती है तो उस समय पर कुछ ऐसे लगता है कि पिछले जो उनके वंशानुगत कुछ उभर कर सामने आते हैं, जिसकी अपेक्षा भी नहीं की जाती कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके बाद उसका नियंत्रण भी संभव नहीं हो पाता कि वो इतने हावी हो जाते हैं। वो उनके जो पिछला संस्कार था या जिस परिवेश में वो पले बड़े हैं वो भी उस पे भी हावी हो जाता है वो। तो इसके और अब उसमें सुधार तो जैसे आपने बताया, कुलदेव ने बताया ही हुआ है, लेकिन फिर भी अब सुधार तो वही करेगा ना जिसको करना है, और उसको इस चीज का आभास ही नहीं होता। कहने का अर्थ कि बहुत अच्छे परिवेश में पलने के बावजूद और फिर वो कुसंस्कार जागृत हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा आप बताएं भैया। और दो बच्चों के डिफरेंसेस तो हम देखते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकली ऐसी चीजें देख ली थी, इसलिए। जी अर्चना दीदी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी को प्रणाम। मैं परिचय दे दूं, भैया ने कहा कि सभी का पता होना चाहिए। मेरा नाम भैया अर्चना राठौर है। जो अभी हम वंशानुगत की बात कर रहे हैं, भैया ने बताया परिवर्तन होता है अन्नमय कोश की साधना से। साधना से होता है परिवर्तन, नो डाउट। हमारा जो आसपास का भी थोड़ा माहौल है, जिस माहौल में हम रहते हैं, मुझे लगता है, हो सकता है मेरा विचार सही ना हो, हमारी विचारधारा बदलने भी लगती है। जैसे परिवार का परिवेश बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उस परिवेश से निकलते हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं वो असर भी हमारे साथ पॉइंट्स में ही क्यों ना आए, हमारे जो अवचेतन मन पर कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ जाता है, छाप छोड़ जाता है और हमारे व्यवहार में आ जाता है। तो दीदी, जो आप कह रहे हैं कि परिवेश अच्छा है फिर भी हम बदल रहे हैं या हमारे अंदर कुछ बुराइयां आ रही हैं, तो वो बुराइयां बाहर से आ रही हैं। उसके लिए जो गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मन को जितना सुदृढ़ बनाएंगे, मतलब दीवार बनानी है कि बाहर के परिवेश में जाके भी हमें बदलना नहीं है। जैसे अभी हम देखते हैं ना, एक दौर चल रहा है फैशन वाला। हम आज जब अपने घरों में होते हैं तो हमारा पहनना ओढ़ना कुछ और होता है। हमारा मतलब आने वाली जो जनरेशन है, हम लोग तो बहुत बड़े हो गए अब, और जब वो बच्चे बाहर जाते हैं तो मतलब फैशन की भाषा में शायद उसको रेग्ड कहते हैं या डैमेज कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मेरी भाषा में वो कटे फटे कपड़े होते हैं, और आप ये देखिए कि बच्चा खरीद रहा है और माँ बाप दिला रहे हैं। तो ये बाहरी भी कहीं ना कहीं असर करता है। तो हमें दोनों तरफ शायद काम करना है कि अपना अन्नमय कोश भी सुधारना है, आध्यात्मिक में हम अब आके जुड़े। हमारे बच्चे अब इस ग्रुप में भी हम देखते हैं, हम सब बड़े हैं, कहीं हमने बच्चों की कोई ऐसी व्यवस्था इस तरीके की नहीं बनाई। बाल संस्कार शाला कहीं कहीं चल रही हैं, कहीं नहीं चल रही हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में कभी हमारे बच्चों ने आके सवाल नहीं पूछा। तो कुछ ऐसा भी शायद भैया किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों के लिए हमने अलग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, सफल जीवन की दिशाधारा, और हर सैटरडे को हम लोग उसकी 4 से 5 में क्लास करते हैं। वो बिल्कुल पूरा बच्चों के लिए ही समर्पित है। तो ये पहले से बहुत ये एक डिमांड थी कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए।
तो खास करके सफल जीवन की दिशा धारा करके हम लोगों ने ये बच्चों के लिए बनाया है, उसमें बच्चों के लिए ही चर्चाएं होती हैं सारी, अच्छा जी स्टूडेंट्स के लिए और इसके लिए। तो अच्छा दीदी, इसमें अन्नमय कोश में दूसरा ये जो बात आप कह रहे थे वातावरण की, तो अन्नमय जी कोश में आहार प्लस विहार ये दोनों ही चीजें होती है, भोजन भी है और विहार भी है। हम लोग भोजन कैसे तो भैया वातावरण हम में रह रहे हैं संभाल नहीं, भोजन तो भैया हम संभाल लेते हैं। और विहार भी है साथ में, हमारा जीवनचर्या कैसी है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, विहार भी आता है, वो दोनों ही मिला के अन्नमय कोश बनता है। जी 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 तो ठीक है, तो समय हो गया है, जी तो भाई। हमें लगता है कि ये चर्चा बहुत सुंदर चल रही है, लेकिन समय की बाध्यता है, तो आइए इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। ये परम पूज्य गुरुदेव की महती कृपा है कि एक से एक प्रतिभावान व्यक्ति इसमें आकर जुड़ रहे हैं, और हम लोग बड़ी ही अच्छी चर्चाएं करके कुछ ना कुछ जरूर अपने साथ में लेके जाते हैं यहाँ से, जी जो है अमूल्य निधि के रूप में। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ता को धन्यवाद देते हुए आइए इसको हम लोग जो है यहीं पर समापन करते हैं। ओ